morning, students. Today we will discuss lesson 3 नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद। इसका क्वेश्चन नंबर 1 व्याख्या करें। इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो इसका आंसर है बेटा आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, क्योंकि इसके कई कारण थे। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। सेकंड, उत्पीड़न और दमन के साथ उत्पीड़न होता है पीड़ा देना और दमन होता है कि आपके विचारों को आपको शक्ति से दबा देना। विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया था। जो भी उत्पीड़क थे और जिनके ऊपर अत्याचार किया गया था, वो सभी लोग आपस में मिल गए थे और एक ही समूह में बंध गए थे। तीसरा, वियतनाम, चीन, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए। इससे राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। यही तीनों कारण थे बेटा, जिस कारण उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए एकजुट हुए, औपनिवेशिक शासन का विरोध किया तथा अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर लड़े। इससे राष्ट्रवाद को पनपने में मदद मिली। सेकंड पॉइंट है बेटा सेकंड पॉइंट है हमारा पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में 1 अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों, जो कि भारत के मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका तथा धुरी राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली के मध्य प्रारंभ हुआ। इसका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। भारतीयों का विश्व से संपर्क। इसका सीधा सीधा ये असर हुआ। इस युद्ध में सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब वे युद्ध क्षेत्रों में गए तो वहां से मिले अनुभवों का उन पर प्रभाव पड़ा और उनमें आत्मविश्वास जागा। उन्होंने यह भी जाना कि स्वतंत्र वातावरण और लोकतंत्रीय संगठन क्या होते हैं। अतः वे ऐसी स्थिति में भारत में ही विकसित या स्थापित करने के लिए तत्पर हो गए। सेकंड कारण था इसका आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण ब्रिटेन की रक्षा व्यय बढ़ गया। इसे पूरा करने के लिए उसने अमेरिका जैसे देशों से कर्जे लिए। इन कर्जों को चुकाने के लिए भारतीयों पर सीमा शुल्क तथा अन्य टैक्स बढ़ा दिए गए। इस कारण भारतीयों पर अधिक दबाव बढ़ा। इसी समय कीमतों भी बढ़ने लगी। भारतीयों की आम आर्थिक स्थिति और खराब हो गई और वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन में सम्मिलित हो गए। थर्ड कारण है इसका सांप्रदायिक एकता। खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जब गांधी जी ने अलीबंदियों के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। साथ ही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हो गया। इस कारण भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार प्राप्त हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन का जनाधार बढ़ा। चौथा कारण है प्राकृतिक संकट। 1918 से 21 ईस्वी के मध्य भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं पड़ी, जिनमें सरकार का रवैया असहयोगपूर्ण था। आम जनता महामारियों का शिकार हो रही थी और सरकार इससे निपटने के लिए कोई खास प्रयत्न या प्रयास भी नहीं कर रही थी।
इस कारण भारतीय अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। यह एक दमनकारी एक्ट था। इसने क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, भारत में रोल टैक्स। अब आपको बताते हैं रोल टैक्स क्या होता है। और क्यों इसका विरोध किया गया। 1918 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रोल्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाना था। इस समिति ने 2 कानून बनाए, जिसके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। इनका प्रमुख कानून था, सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में 2 साल के लिए कैद कर सकती है। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा तथा इसके विरोध में हड़ताल व प्रदर्शन भी किए। नंबर 3, गांधी जी ने इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया। उनका यह विरोध अंततः असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। तो ये था रोल टैक्स। फोर्थ पॉइंट है बेटा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोराचौरी नामक जगह पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ एक हिंसक टकराव में बदल गया। आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस वालों को थाने में बंद कर आग लगा दी। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। उनको लगा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। उत्पीड़क है जो भी आपको कष्ट पहुंचाता है। दूसरा, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा को अच्छा नहीं मानते थे। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। धन्यवाद बच्चों।